आवाज क्लियर हो तो मुझे मुझे एक जी बार बिल्कुल आप क्लियर है सर। इंडिकेट करें। क्लियर है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल क्लियर है सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर जॉर्ब के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करके। अभी हम लोग जिम कॉर्बेट के अंदर 3 दिन का सेशन किए थे। 3 दिन के सेशन के अंदर कई सारे मेरे तमाम दोस्त थे जो वहां पे मौजूद थे। मैं थोड़ा सा बस एक देखना चाहूंगा एग्जैक्टली कौन कौन लोग मेरे साथ में वहां मौजूद थे। अगर आप में से 177 में से जितने लोग वहां पे मौजूद थे, खाली चैट बॉक्स में जाके वाई लिख के भेज दीजिए। वाई, ओनली वाई। है ना? मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने सारे लोग वहां पे मौजूद थे। सर राइट करने का ऑप्शन चैट नहीं है बॉक्स तो। खोलिए। सर राइट करने का ओके, ऑप्शन नहीं नहीं है। है। नहीं है तो आप, हाँ, हम हैंड रेस कर देते हैं ओके, सर, हाँ? हैंड रेस कर दीजिए सुनील जांगड़ा जी। अरे वाह, आपसे तो बिल्कुल। सुशील कुमार जी, विनोद जी, श्रीकांत जी, वाह। काफी सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हैंड रेस कर दिया है। विकास जी, थैंक यू। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि आप सब से एक कमिटमेंट भी किया था कि हो सकेगा जहां तक मैं आपको X11 तक लेकर जाऊंगा। गुलम जी, थैंक यू। X11 तक जाऊंगा मतलब ये है कि उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी मुहिम कर सकते हैं। और इस मुहिम के चलते ही मुझे लग रहा है कि शायद वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अब हम लोगों को वक्त आ गया है कि हमें कुछ नई चीजों का डेवलपमेंट करना चाहिए। नई चीजें मतलब ये है कि देखिए, प्लान में कुछ हो नहीं सकता, बाकी चीजों में कुछ हो नहीं सकता, तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए एग्जैक्टली व्हाट वी डू, तो उसी के ऊपर मैंने कुछ काम किया है। थैंक यू, थैंक यू आप सब लोगों के प्यार भरे स्नेह जो मेरे पास में आ रहे हैं। थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आप बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, और मैं भी आप लोगों को उतना ही प्यार करता हूं और चाहता हूं। अशोक जी, अगर मेरी स्क्रीन अब यस तक सर, यस अच्छे सर। से आ दिख रही रही है? है। बिल्कुल दिख रही है दिख सर। रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी स्टार्ट दिस जूम मीटिंग विथ सिंपल एंड इजिएस्ट वे टू शो द प्लान। मेरे आपको बताना चाहूंगा कि अशोक जी और जितने भी लोग अभी तक अनिल जी इस प्लान को शो कर रहे हैं, वो बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। उनके प्लान प्रेजेंटेशन करने का कोई जवाब नहीं है। एंड रियली थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लान को शो करूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सरल भाषा में शब्दों को इतना सरल करके आपको समझाऊं कि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। तो मैंने कोशिश की है इस पूरे जूम सेशन को हिंदी में कन्वर्ट करने की, हिंदी में बनाने की। और चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं बताऊंगा आपको, जिसका नाम है जॉर्ब प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, ये पारदर्शी है, सस्टेनेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और यूं कहूं कि अगर मैं अगली ये ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जिसे स्टैकिंग रिवॉर्ड्स, कंपाउंडिंग, लीडरशिप इंसेंटिव और प्राइस स्टेबिलिटी को एक सस्टेनेबल फ्रेमवर्क में मिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये सिस्टम जो है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी तरह से डाला जा चुका है। वहां पे चेक कर सकते हैं, वहां पे आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं, वहां पे आप जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक कर सकते हैं, इसकी सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी को वहां आप चेक कर सकते हैं। सो कुछ बातें जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, वाई जॉर्ब। जॉर्ब भी क्यों? मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री ने बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारे मौके दिए, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि कई सारी कंपनियां, कई सारी चीजें आपके सामने आती तो हैं जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज्ड बोलती हैं, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड एग्जैक्टली होती नहीं है। क्यों नहीं होती है वो? क्योंकि बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं। पंपिंग एंड डंपिंग के रोल चल रहे हैं, पंपिंग एंड डंपिंग के गेम चल रहे हैं। टोकन का मूल्य ऊपर नीचे होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन टोकन चल रहे हैं, उनकी रेट्स का अनस्टेबल होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों का क्रिप्टो इंडस्ट्री पर से विश्वास उठता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी को तो आकर ऐसी चीज डेवलप करनी पड़ेगी जो कि लोगों के विश्वास पे खरी उतर सके। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि रिवार्ड सिस्टम की अस्थिरता। लोग कहते क्या है, दिखाते क्या है, दिखाते क्या है, बताते क्या है, और जो बताते हैं वो होता नहीं है। तो एग्जैक्टली धीरे 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 जो प्लान शुरुआत के अंदर शुरू होता है, वो धीरे धीरे आगे जाके
और किसी और ही चीज में कन्वर्ट हो जाता है। छुपा कॉन्टेक्ट रिस्क, मैंने कई बार देखा है डिसेंट्रलाइज्ड बोलने वाले प्लान, डिसेंट्रलाइज्ड बताने वाले प्लान, अपने आप को डिसेंट्रलाइज्ड प्लान बताते तो हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका जो प्लान होता है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ऐसा लैकुना छोड़ देते हैं, ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो कि कहीं ना किसी क्रिएटर के, किसी ना किसी के कब्जे में होती है। तो वहां जाके वो पंपिंग एंड डंपिंग, वो बाद में रेट्स का नीचे जाना, बाद में इन्वेस्टमेंट जब आता है तो उसको जब देनदारियां बढ़ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को मैन्युपुलेशन की तरफ ले जाने लगता है, और जिस जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी टोकन और कॉइन्स आते हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाते हैं। डिसेंट्रलाइज नाम के नाम पर कुछ और ही परोसा जा रहा है इस मार्केट के अंदर। मैं अभी आपको कुछ चीजें बताऊंगा, और इस सेशन के एंड में मैं आपको अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको डिसेंट्रलाइज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो भी आपको बताएंगे, वहां टेस्टिंग भी कराएंगे एग्जैक्टली जॉर्ब के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट रीडेबल हैं या नहीं है, वॉट एवर जो भी आपके दिमाग की शंका और समाधान है उसको हम यहां से पूरा करके ही भेजेंगे। लंबी प्लानिंग का नहीं होना, ये चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जो भी टोकन मार्केट में आते हैं उसका जो क्रिएटर होता है वो कहीं ना कहीं उसका लैंडिंग प्लान पहले ही तैयार करके रखता है। उसको मालूम है कि मुझे कितने करोड़ आने के बाद में इस मार्केट से आउट होना है, कितने करोड़ आने के बाद मार्केट को छोड़ के वहां पे पंपिंग डंपिंग करते हुए निकल जाना है। तो इन सब चीजों का, इन सब चैलेंजेस का समाधान लेकर आया है जॉर्ब। और जॉर्ब इनका सॉल्यूशन क्या देता है, ये इकोसिस्टम की पारदर्शिता दिखाता है। इकोसिस्टम की पारदर्शिता मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हैं, चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, ऐसे जिन्हें पाया जा सके, बहुत इजी रिवार्ड्स बनाए गए हैं, स्टेबलाइजेशन का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इनबिल्ट किया गया है जिसकी वजह से बहुत चीज स्मूथली चल रही हैं। कम्युनिटी द्वारा ग्रोथ सिस्टम, यहाँ पे कम्युनिटी द्वारा ग्रोथ मतलब ये है कि अभी चालू हुए सिर्फ 2 महीने में इस पूरे सिस्टम को, और अभी X1 X2 X3 X4 तक भी लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि कम्युनिटी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से आगे मैं आपको पूरा प्लान जब दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। और लंबे समय की इकोसिस्टम प्लानिंग के साथ में ये जॉर्ब आपके सामने आया है। जॉर्ब को विकास, रिवार्ड और स्थिरता के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पूरा रिवार्ड सिस्टम, इसकी पूरी ग्रोथ और इसकी स्टेबिलिटी मैं अभी सिर्फ आधे घंटे में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। सो प्लीज दिल थाम के बैठ जाइए अभी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज का ओवरव्यू, एग्जैक्टली डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लोग कहने क्या कहते हैं, करते क्या कुछ हैं। आज ऐसे ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लान जो कि मार्केट में तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैकुना होने की वजह से उनके जो क्रिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कुछ वो ऐसी बारीकी गलतियां उसमें कर जाते हैं जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब 100% डिसेंट्रलाइज होता है। जिस जॉब की बात कर रहा हूं मैं, ये भी फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, मैं इसको साबित भी करूंगा। 100% लोगों पर डिपेंडेंट, यानी डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी, रन बाय पब्लिक, सिक्योर, लाइफ टाइम प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉफिटेबल। डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लान जिसके बारे में मैं बात कर, जो जॉर्ब, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। और सबसे बड़ी चीज, कुछ लोग टोकन डिसेंट्रलाइज कर देते हैं पर प्लान उनकी पकड़ में होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग टोकन तो डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं, बोलने में तो वो अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लान के अंदर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वहां पे गड़बड़ी करने की आशंकाएं हो जाती हैं। कोई कंपनी नहीं है जॉर्ब, जॉर्ब कोई कंपनी नहीं है, इसकी ऑनरशिप 100% रिनाउंड हो चुकी है। कोई मालिक नहीं है, जब कंपनी नहीं है तो ऑनर भी नहीं है, क्योंकि ऑनर ने अपने प्लान को भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दिया है, इसके साथ में प्रोडक्ट को भी डिसेंट्रलाइज दिया है, टोकन को भी डिसेंट्रलाइज कर दिया है। वो आने वाले टाइम में कोई सेटिंग नहीं, नो सेटिंग इज देयर। सो इस प्लान को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि 100% ब्लॉकचेन के ऊपर व्हाइट पेपर के थ्रू ये डाला जा चुका है। एंड नो पंपिंग डंपिंग, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की रेट की उतार चढ़ाव किसी इन्वेस्टर के थ्रू आने पे कहीं ऊपर नीचे जाएगा ऐसा कुछ भी, या कोई बहुत बड़ा पैसा निकाल लेगा तो नीचे आ जाएगा, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होना है। हाँ, यहाँ पे जो कुछ होना है उसकी क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसे हम उन चीजों को मैनेज करेंगे, वो भी सारी चीजें मैं अभी अगले आधे घंटे में आप लोगों के साथ बता दूंगा। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द जॉर्ब। जॉर्ब में शामिल होना बहुत आसान है। कैसे?
मैं आपको बता दूं कि बाय करना पड़ेगा आपको क्विकसेप यूएसडीटी के माध्यम से। क्विकसेप जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का एक एक्सचेंज है, पॉलीगॉन के साथ में इसका पेयर किया गया है। क्विकसेप के ऊपर जाकर यूएसडीटी से आप जॉर्ब को बाय कर सकते हैं। जॉर्ब का जो शॉर्ट फॉर्म है जॉर्ब, ZRP। तो ये ZRP आप रिसीव करते हैं और जैसे ही डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाता है। अब वॉलेट में आने के बाद में दो चीजें होती हैं, या तो आप उसको अपने वॉलेट में रखें या फिर आप उसको स्टेकिंग प्रोसेस में लेके आ जाएं, यानी कि स्टेक कर दें। आप स्टेक करेंगे तो इससे आपको रिवॉर्ड्स जनरेट होंगे और ये रिवार्ड्स भी आपको कहीं ना कहीं पैसा कमाकर देंगे। आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे इकोसिस्टम के द्वारा। इसी तरह से कंपाउंडिंग एक और बहुत ही शानदार प्रोसेस इस पूरे जॉर्ब सिस्टम के अंदर, जॉर्ब प्रोटोकॉल के अंदर है, एंड दैट इज कंपाउंडिंग फैक्टर, जो भी आने वाले टाइम के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो सिंपल फ्लो है, आप सीधे जाइए। आपके पास अगर यूएसडीटी आपके वॉलेट के अंदर है तो क्विक स्टेप्स के ऊपर जाकर वहां से आप जॉर्ब को बाय करेंगे, देन स्टैक करेंगे, देन अर्न करेंगे। और एक और कंपाउंडिंग फॉर्मूला भी हमारे पास में है, उसके अंदर अगर आप आते हैं तो बहुत ही समय में एक बहुत बड़ा पैसा आप इस प्लेटफॉर्म से बना सकते हैं। सो तो चलिए मैं बात करता हूं इसके थोड़े से मैकेनिज्म पर, इसके इंजन के बारे में मैं बात करूंगा। क्या है इकोनॉमिक इंजन जॉर्ब का? हर स्टेकिंग एक्शन दो मजबूत प्रोटोकॉल रिजर्व को एक्टिवेट करता है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं प्लान के ऊपर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं। इन चीजों को बहुत बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी समझ, आपकी सोच, आपका पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। एक सेफ प्लेटफॉर्म, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी मैच्योरिटी के लेवल और परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहां पे दो एक्शन होते हैं। नंबर वन, आप जैसे ही $100 लगाते हैं तो $100 में से 30x यानी कि 300 $300 ट्रेजरी के अंदर चले, 30x ट्रेजरी में चले जाते हैं जॉर्ब। एंड दो जॉर्ब जो होते हैं ये स्टेबलाइजर एलोकेशन के अंदर जाते हैं। इसका क्या काम है 2x का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड 30x का क्या काम है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों को हम अलग अलग करके देखते हैं कि एग्जैक्टली जब हमने पैसा लगाया तो ये दो फंक्शन यहां पे क्यों है। नंबर वन, अगर इसके फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन होता है 30x ट्रेजरी एलोकेशन, यानी कि ये 30x जो एलोकेट हुए हैं इससे पूरे इकोसिस्टम के रिवार्ड बनाने में मदद मिलती है। रिवार्ड बनाने में मदद मतलब आपको जो डायरेक्ट इनकम दी जाएगी, आपको जो लेवल इनकम दी जाएगी, आपको जितने तरह के इंसेंटिव्स यहां से मिलेंगे, वो सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो 30x ट्रेजरी के अंदर जो आपका ये 30x गया है, यानी कि 30 जॉब जो वहां पे गए हैं उसी से सारा इकोसिस्टम के अंदर इंसेंटिव और रिवार्ड्स जाने हैं। और इसी के साथ में एक फंक्शन और होता है, मार्केट बैलेंस और टोकन की कीमत की स्थिरता को बनाए रखने के लिए दो जोर स्टेबलाइजर रिजर्व फंड के अंदर चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मार्केट बैलेंस और टोकन की कीमत, ये टोकन की कीमत को बनाए रखने के लिए, यानी कि टोटल 32 टोकन मिंट होते हैं। जैसे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है, एक इन्वेस्टमेंट के बदले में 32 टोकन्स मिंट होते हैं और उसमें से 30 टोकन जो है वो ट्रेजरी में चले जाते हैं, जिससे रिवार्ड और अवार्ड बढ़ते हैं। और 2x यानी कि दो जॉर्ब जो हैं वो कहां चले जाते हैं सब? स्टेबलाइजर रिजर्व में चले जाते हैं। और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे टोकन की रेट ही गिरेगी, उसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है। यानी कि यह दो लेयर वाला इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिवार्ड बनाने और मार्केट में स्थिरता बनाए रखने, यानी दोनों में मदद करने के लिए बनाया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दो एक्शन यहां पे हुए हैं। जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट आएगा सिस्टम के अंदर, उसका 30x तो चला जाएगा इकोसिस्टम के अंदर रिवार्ड अवार्ड के लिए, और 2x चला जाएगा, यानी कि दो जॉब चले जाएंगे मार्केट बैलेंस और टोकन की कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवार्ड ट्रेजरी, ट्रेजरी का क्या क्या काम है यहाँ पे। ये ट्रेजरी आपको क्या करके देगा? जो 30 जॉब जा रहे हैं ट्रेजरी में, ये क्या? अभी देखिए, अक्सर क्या होता है, टोकन जब भी कोई लॉन्च किया जाता है किसी भी सिस्टम के द्वारा, तो वहां पे ऑलरेडी ये बताया जाता है कि साहब हमारा जो कॉइन है वो 10 करोड़ कॉइन है, या 10 करोड़ टोकन है, या 5 करोड़ है, या 1 करोड़ है, या 50 करोड़ है। जहां पे भी पहले से मिंटिंग होके आपको कोई आंकड़ा बताया गया है, यानी कि वहां पे कुछ भी मैनिपुलेशन होने के चांसेस है।
अब यहां पे जो क्रिएटर ने इस सिस्टम को डिजाइन किया है, ध्यान से देखिएगा कि टोकन मिंटिंग जो होती है वो बिजनेस आने के बाद शुरू होती है। पहले से यहां पे कोई भी मिंटिंग करके नहीं रखे गए हैं टोकन, यानी कि सबसे पहले आपने जैसे ही दिया यहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट, उसका 30 ZRP यानी कि 1 ZRP तो आपने स्टेक किया, लेकिन उसी 1 ZRP का 30वां हिस्सा यानी कि 30 ZRP जो है वो चले जाते हैं रिवार्ड ट्रेजरी रिजर्व के अंदर, जहां से आपको मिलता है नंबर 1, सबसे पहले स्टैकिंग रिवार्ड्स मिलते हैं आपको, इसके साथ में डायरेक्ट रिवार्ड्स मिलते हैं, रैंक रिवार्ड मिलते हैं, क्लब के रिवॉर्ड मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स जो हैं वो आपको इसी 30 ZRP यानी कि जॉर्प में से मिलते हैं। अभी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपने 1000 ZRP स्टेक किए, यानी कि अगर मैं मानूं कि आज जो चल रहा है $1 बराबर 1 ZRP, यानी कि आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया इस सिस्टम के अंदर, तो आपको 1000 ZRP स्टेक होते हैं, और 1000 ZRP आपको मिले, लेकिन उसी के बदले 30,000 ZRP जो है वो ट्रेजरी एलोकेशन यानी कि ट्रेजरी के अंदर चले। अब साहब वो 30,000 ZRP जो वहां पे गए हैं, उसी से आपके स्टैकिंग, डायरेक्ट, रैंक, प्रेसिडेंट और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव जो हैं, वहां से ये सारा कार्यक्रम शुरू। गॉट इट? तो यहां 3 चीजें हो गई। सबसे पहले 1 ZRP आपने स्टेक किया, उसी के बदले 30 ZRP ट्रेजरी में चले गए, ट्रेजरी से आपको ये सारे रैंक और रिवॉर्ड्स मिल गए। देन यहां पे अब मैं आपको बताता हूं कि कीमत को स्थिर रखने वाला फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर टोकन्स के अंदर क्या होता है, कोई स्टेबलाइजर नहीं होता है। और स्टेबलाइजर नहीं होना मतलब क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है कि रेट ऊपर भी जाएगी, रेट नीचे भी आएगी। रेट ऊपर और नीचे जाने के ऊपर क्या होता है, जब भी किसी सिस्टम के अंदर टोकन की रेट नीचे जाती है तो पैनिक सेल बढ़ती है, और पैनिक सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो भी मालिक होता है जब उसके पास जाते हैं, बोले सर देखो 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 रेट नीचे गिर रहा है, रेट नीचे गिर रहा है, तो वो एक ही बात कहता है, बोले धंधा लाओ। और जब धंधा लाने की बात आती है तो आप खुद सोचिए कि किसी गिरते हुए टोकन की रेट के ऊपर कोई धंधा कैसे लेके आ सकता है। तो यहां पे इस जॉर्ब प्रोटोकॉल के अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसे बनाए गए हैं जिसको देख के आप खुद कहेंगे कि न भूतो न भविष्यते, ऐसा कोई प्लान मैंने तो नहीं देखा। तो देखते हैं क्या है स्टेबलाइजर यहां पे, और ये स्टेबलाइजर कैसे वर्क करता है। सो स्टेबलाइजर का एलोकेशन जैसे मैंने आपको बताया, 30 ZRP तो चले जाते हैं इकोसिस्टम के रिवार्ड देने में, और 2 ZRP आपको इस स्टेबलाइजर के लिए रिजर्व किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा ये क्या करेगा। अब एग्जांपल में बताता हूं आपको, 1000 ZRP आपने स्टैक किए, लेकिन आपको से 1000 ZRP मिले, 30,000 ZRP चले गए किधर साहब, इको के रिवार्ड फंक्शन में। ओके, अभी वो जो दो दो जो थे यानी कि दुगना, 1000 ZRP अगर आपको मिले तो 2000 ZRP स्टेबलाइजर के पास भी चले गए। ये स्टेबलाइजर क्या करेगा, वोल्टेज ज्यादा आएगा तो उसको कंट्रोल करेगा, वोल्टेज कम आएगा तो उसको कंट्रोल करेगा। भाई स्टेबलाइजर का तो काम ही यही होता है ना। तो यहां पे स्टेबलाइजर काम करेगा, जब रेट ऊपर जाएगा तो इसको काम करना होगा, जब रेट नीचे जाएगा तो इसको काम करना होगा। ये 2000 ZRP जो है ये काम करेंगे साहब। कैसे काम करेंगे, स्टेबलाइजर बाजार की बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को बैलेंस करता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब सिस्टम शुरू हुआ तब $500 और 500 ZRP इसके साथ में क्रिएटर ने उसको डाल दिया, सीधा कहां डाल दिया साहब, क्विक स्वैप के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, सारी चीजें वहां पे 500 ZRP और $500। अभी सब लिक्विडिटी पूल के अंदर फंड पड़ा हुआ है, 500 ZRP है, और यूएसडीटी कितनी पड़ी हुई है, 500। अभी जैसे ही मान लीजिए कोई $1 इन्वेस्ट करता है, और $1 इन्वेस्ट करते ही वहां से $1 यानी कि $1 का एक कॉइन, एक टोकन, तो एक टोकन बाय किया, और वहां पे टोकन रह गए साहब 499, और डॉलर वहां पे जब मैंने दिया तो वहां पे डॉलर हो गए 501, यानी कि 501 तो डॉलर हो गए, और यहां पे साहब टोकन हो गए 499। तो अब ये जो बैलेंस बिगड़ा है, यानी कि जैसे ही क्या है, डिमांड सप्लाई का गेम है, हमें भी मालूम है, रेट
और टोकन को डिवाइड किया जाता है और उसी के हिसाब से पर डे की रेट निकलती है टोकन की, वो भी हमें मालूम है। तो यहाँ पे 500 500 वापस बैलेंस करने के लिए ये जो स्टेबलाइजर है, यहाँ पे जो 2 ZRP पड़े हुए हैं, ये 2 ZRP में से एक ZRP कहां पर पहुंच जाएगा, जहां से वो निकला है। यानी कि वापस यहां पे पड़ा हुआ स्टेबलाइजर $1 का इन्वेस्टमेंट कर देगा सिस्टम के अंदर, और वहां से $1 खरीद के, एक टोकन खरीद के वापस लिक्विडिटी पूल में डाल देगा। हेलो, कहीं बाहर से नहीं, आपने जैसे ही सिस्टम को हिलाया, ये स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक हिलेगा। और यहां पे स्टेबलाइजर क्या करेगा साहब, क्योंकि स्टेबलाइजर के अंदर डॉलर भी पड़े हैं, स्टेबलाइजर के अंदर टोकन भी पड़े हैं, ZRP भी पड़े हैं। तो टोकन और ZRP यानी कि खरीद और बेचान यहां से वो शुरू कर देगा, और आपके वापस डॉलर को 500 कर देगा और ZRP को 500 कर देगा, और वापस $1 की रेट लेके आ जाएगा। सो रेट ऊपर जाएगा तो ये बेचेगा, कौन, स्टेबलाइजर, और रेट नीचे आएगा तो खरीदेगा। और एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे टोकन्स होंगे उनको LP में ले जाके बर्न कर देगा। हेलो, LP में ले जाके बर्न कर देगा। कि मोटा मोटी बात यह है कि आपके $1 को सस्टेन रखने के लिए यहाँ पे ये स्टेबलाइजर क्रिएटर ने लगाया है। और सिंपल सा फंडा है, रेट ऊपर जाएगा तो ये बेचेगा, कौन बेचेगा, खुद बेचेगा स्टेबलाइजर। और रेट नीचे आएगा तो ये वहां पर जो इसके पास डॉलर पड़े हुए हैं उन डॉलर में से ये खरीद लेगा। यानी कि 500 500 को बैलेंस करते हुए एक सवा रुपए के आसपास आसपास इसको चलाना रहेगा। सो मेरे ख्याल से ये स्टेबलाइजर का फ्रेमवर्क आपको समझ में आया होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज प्रोटेक्टेड प्राइस स्टेबलाइजर। प्राइस स्टेबलाइजर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारा काम इसी का है। यहां पे प्रोटेक्ट कर दिया है इसने, पूरे स्टेबलाइजर को भी प्रोटेक्ट कर दिया है, आपके पूरे प्लान को प्रोटेक्ट कर दिया है, आपके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर दिया है। अभी एक टोकन आपको 10 जगह मिल जाता है, आप कहीं से भी जाके खरीद सकते हैं, कहीं पे भी ले जाके बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथोराइज फंक्शन जो की दिया गया है वो सिर्फ एक जगह से दिया गया है, यानी कि पॉलीगॉन के जो एक्सचेंज है क्विक स्वैप, वहीं से आप ZRP खरीद सकते हैं, वहीं पे आप ZRP को बेच सकते हैं। यानी कि स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन जो है वो आपका कहां रहेगा, ओनली क्विक स्वैप पर। और सबसे बड़ी चीज है जो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बारी वॉलेट में ZRP ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। हेलो, ये पंपिंग एंड डंपिंग का गेम नहीं कर सकते आप। यहां से आप क्विक सेप के अलावा कहीं से भी ZRP को ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिजर्व को प्राइवेट एड्रेस पे नहीं जा सकता, जो भी आपका रिजर्व फंड है उसको किसी भी प्राइवेट एड्रेस पे नहीं भेजा जा सकता है। बाहरी स्टेबलाइजेशन कार्यों के अलावा टोकन बांटे ही नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि इसको किसी और यूज केस में हम ले लें, ऐसा भी नहीं है कि हम इस टोकन को कहीं और भेज दें, कहीं और मंगा लें, कहीं और से ले लें, कहीं और से भेज दें। नो, नेवर। ओनली क्विक स्वैप इज एक ही आपके पास में है, सिर्फ आप क्विक स्वैप को ही यूज कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंट इज दिस कि स्टेबलाइजर रिजर्व हमेशा मार्केट को स्थिर रखने के लिए समर्पित रहता है, और इसे किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। किसे, रिजर्व फंड के अंदर जो भी आपका पड़ा है वो 2x जो आपको गया है, जो कि स्टेबलाइजर के रिजर्व फंड को मैनेज करता है, जो प्राइस के ऊपर नीचे जाने को मैनेज कर रहा है, उसमें जो भी चीज आपके टोकन बच जाएंगे वो बर्न हो जाएंगे। उसको आप किसी दूसरे एड्रेस पे भेज ही नहीं सकते हो साहब, वो वहीं बर्न हो जाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कहीं आगे जाके मैन्युपुलेट की जा सके, ऐसा कोई भी सिस्टम इस पूरे सिस्टम को नहीं बनाया गया है। क्विक सेप से ही खरीद व बेच सकते हैं, इसलिए वॉलेट एड्रेस डैशबोर्ड पर ही दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी देखिए, ट्रांसपेरेंसी, आप जैसे ही आपका डैशबोर्ड खोलेंगे, जोर प्रोटोकॉल का डैशबोर्ड खोलेंगे, वहीं पे क्विक सेप का जो एड्रेस है, जिस एड्रेस से आप बेचान कर सकते हैं, जिस एड्रेस से आप खरीद कर सकते हैं, वहीं पे दे दिया गया है। आप वहीं से उसको कॉपी कीजिए, सीधे जाके उधर पोस्ट कीजिए आपके वॉलेट के अंदर, और वहीं से आप खरीद और बेच लीजिए। यानी कि ये सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी का एक माध्यम है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं। नाउ अभी देखिए, ऑटोमेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑटोमेटिकली होंगी और ऑटोमेटिकली काम करेंगे। अभी देखिए, ऑटोमेटिक प्राइस स्टेबिलिटी, अभी प्राइस कैसे मेंटेन रहेगी, ऑटोमाइजेशन की इस प्राइस स्टेबिलिटी को भी हम देखते हैं थोड़ा करीब से। अगर मार्केट तय सीमा से बढ़ जाती है, अगर मार्केट प्राइस बढ़ गई
तय सीमा मतलब $1, हम मान के चल रहे हैं $1 हमारा तय सीमा है। मार्केट प्राइस अगर बढ़ जाती है तो कंट्रोल सेल टोकन से हो सकती है, यानी कि जो कंट्रोल टोकन हमारे पास में पड़े हुए हैं, रिजर्व फंड के अंदर पड़े हुए हैं, मैं आपको फिर क्या बता रहा हूं, मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि हमारे पास में प्राइस को स्टेबल रखने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर प्राइस तय सीमा से बढ़ेगा तो वो खरीद लेगा, अगर प्राइस सीमा से नीचे जाएगा तो स्ट्रेटेजिक टोकन बायबैक हो सकते हैं। कहने का मतलब यही है, नीचे जाएंगे तो हम खरीदेंगे, ऊपर जाएंगे तो हम बेचेंगे। अत्यधिक उतार चढ़ाव को कम करना और कीमत को बेहतर स्थिति में बनाए रखना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और सबसे बड़ी चीज है, जब मार्केट में उतार चढ़ाव प्रोटोकॉल के तय पैरामीटर से ज्यादा हो जाते हैं तो स्टेबलाइजर एक्टिव हो जाता है। मैं पिछले 3 स्लाइड के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी किन्हीं भी परिस्थितियों में हम अपनी प्राइस को मेंटेन करते हुए चलेंगे। और आगे जाके अभी जो इंजन्स लगने वाले भी मैं आपको बताऊं कि वो इंजन भी कभी जोर प्रोटोकॉल के प्राइस को ऊपर नीचे नहीं जाने देगा। नाउ अब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूं। सब पब्लिकली वेरीफाई कीजिए, आप मेरे बोलने पर नहीं, आप पब्लिकली वेरीफाई कीजिए। और अभी अशोक जी आपको वेरीफाई करके भी दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, लाइव वीडियोस भी हमने बनाए हुए हैं। उन वीडियो से आप देखिए कि आपका टोकन कॉन्टैक्ट वेरीफाई है कि नहीं है, आपका स्टैकिंग प्लान कॉन्टैक्ट वेरीफाई है कि नहीं है। आप खुद चेक कीजिए, लोग टोकन कॉन्टैक्ट को वेरीफाई करवा देते हैं लेकिन प्लान को वेरीफाई नहीं करवाते हैं। प्राइस स्टेबलाइजर कॉन्टैक्ट वेरीफाई है कि नहीं, और सबसे बड़ी चीज, सभी कोर कॉन्टैक्ट वेरीफाई है कि नहीं है, रीडेबल है कि नहीं है, पढ़ सकते हैं कि नहीं, XYZ ABC 1 2 4 5। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहां पढ़े जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज तो ये, डेक्स स्कैनर के ऊपर जाइए, वहां जाने के बाद आप जैसे ही ZRP डालेंगे, ZRP को डालने के बाद में उसको एक्सप्लोर करेंगे तो सीधा आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे, और वहां जाने के बाद आप जितने कॉन्टेक्ट हैं उनको देखिएगा, वो प्रॉक्सी है या फिर रीडेबल है। कॉन्टेक्ट आपके सारे वहां पे दिए गए हैं, आप खुद इस डिसेंट्रलाइज को, हाँ ये जरूर चेक कर लेना कि टोकन का मालिकाना हक खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है, यानी कि उसका जो एड्रेस है वो नल है कि नहीं है, 0000000 है कि नहीं है, वो डार्क वेब में जा चुका है कि नहीं जा चुका है, प्लान का मालिकाना हक खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी 00 नल एड्रेस पे है कि नहीं है। चेक करिए, आप चेक करिए, मेरे कहने पर नहीं, आपको चेक करना है। पैसा आपका है, लिक्विडिटी पूल का मालिकाना हक खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होता है बॉस, बहुत बड़ा गेम। जितने भी प्लान बनाने वाले क्रिएटर्स होते हैं यहाँ पे लेकुना छोड़ते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 100% नल नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां से वो पैसा निकाल लेते हैं। मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, आप जोर प्रोटोकॉल के बारे में, जेड आर पी के बारे में आप जाके पॉलीगॉन की वेबसाइट के ऊपर या फिर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके चेक कीजिए, यहां पे आपको सब चीजें मिलेंगी। नाउ सिंपल मैसेज क्या, सभी चीजें सीधे ब्लॉकचेन पर वेरीफाई है, कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है, कोई छिपा हुआ मालिकाना हक नहीं है, एंड कोई छिपा हुआ लिक्विडिटी कंट्रोल भी नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, सभी कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है, सभी एक्शन ऑडिटेबल है, जोर प्रोटोकॉल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली डिजाइन किया गया है। वाओ, शायद मेरी बात अभी तक आप समझ गए होंगे। अभी तक मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी है, दो ही चीजें। नंबर वन, हम सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट हैं, हम यहाँ पे कोई भी चीज छुपा कर नहीं करते हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेन पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, रीडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई प्रॉक्सी नहीं है वहां पे, वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज, प्राइस स्टेबलाइजर हमारे साथ में लगा हुआ है। जैसे ही कोई भी चीज यहाँ पे, कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है, वो स्टैकिंग में जाता है, और स्टैकिंग होने पे दो एक्शन होते हैं। 30x तो हो जाता है मिंट, जो कि आपके रिवार्ड के लिए जाता है, एंड 2x हो जाता है मिंट, जो कि आपके प्राइस कंट्रोल के लिए जाता है। वाओ, सुनाओ, अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों हमारे पैकेजेस की तरफ। बहुत ही सिंपल पैकेजेस हैं। नंबर वन, फ्लेक्सी प्लान, जो कि 24 घंटे के लिए लॉक होता है। ज्यादा अगर आपको लगता है नहीं साहब मुझे तो विश्वास नहीं है सिस्टम के ऊपर, मैं तो एक बार पैसा डाल के निकाल के देखना चाहता हूं सब कुछ सिस्टम में है कि नहीं है, कोई बात नहीं,
हाँ, हर 12 घंटे में हमारे यहाँ पे एक साइकिल पूरी होती है। एक साइकिल पूरी होने का मतलब क्या है कि 24 घंटे का अगर आपने लॉक किया है, एक दिन के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो 0.30% आपको यहाँ पे आरओआई 0.30% की आरओआई मतलब एक दिन में 2 साइकिल, यानी कि आपके पास में डेली 0.60% आपको यहां से मिलेगा। और 0.60% का मतलब क्या हो गया, 6×3 = 18, यानी कि 18% मंथली आप यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन ये फ्लेक्सी प्लान की कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फ्लेक्सी प्लान में डालिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सिस्टम बहुत बढ़िया काम करने वाला है, हमने चेक कर लिया है कि पूरी चीजें पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, हमने चेक कर लिया है कि सारे कॉन्टेक्ट्स वेरीफाइड, हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पे कोई पंपिंग डंपिंग का सिस्टम नहीं है, तो चलो आओ अब मैं आपको लेके चलता हूं फिक्स प्लान की तरफ। 40 डेज की लॉकिंग पीरियड में अगर आप जाते हैं तो आपको 0.35 यानी कि हर 12 घंटे में 0.35, इसका मतलब हो गया दिन का 0.70, और मंथली अगर मैं गिनूं तो 21% आपको इस 40 डेज के प्लान में मिलता है। अब 40 डेज के बाद में हम जाते हैं 90, यानी कि 12 घंटे में आपको 0.40%, यानी कि डेली आपको 0.80, और मंथली अगर मैं इसको गिनूं तो 24% आपको यहां से इनकम आती है। अगर मैं जाऊं फिक्स प्लान के 200 डेज लॉकिंग पीरियड, तो यहाँ पे 0.45% 12 घंटे में, यानी कि डेली आपको 0.90 और मंथली आपको मिलता है 27% रिटर्न। और अगर मैं फाइनली लास्ट पैकेज की बात करूं तो वो है 425 डेज, यानी कि 425 दिन, यानी कि करीब करीब 14 महीने, करीब करीब सवा साल। सवा साल के अंदर 0.50% आपको डेली मिलता है, सॉरी 12 घंटे में मिलता है, यानी कि डेली हो गया 1% और मंथली हो गया यहाँ पे 30%, यानी कि 30% ग्रोथ आप ले सकते हैं मंथली। लेकिन उसके लिए आपको प्लान चूज करने पड़ेगा 425 डेज वाला। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए, ठीक है, कई बार ऐसा भी तो हो जाता है ना कि ये तो क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम है सब, यहाँ तो लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, आईडीज आएंगी तो पैसा आएगा। अब लिक्विडिटी पूल के अंदर क्या जा रहा है, लिक्विडिटी पूल के अंदर कैसे यहाँ पे भरपाई होगी, कैसे यहाँ पे लोगों को पैसा मिलेगा। मान लीजिए कहीं $1 आया और किसी ने सेल कर दिया $10 का। मान लीजिए कि आपने लिक्विडिटी पूल में से बहुत जल्दी 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 इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर पैसा निकालते जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आके आरओआई तो कमा रहे हैं, और आरओआई कमाने के बाद में बहुत जल्दी जल्दी विड्रॉल मार रहे हैं। विड्रॉल मारने की वजह से लिक्विडिटी पूल के अंदर पैसा कम होता जा रहा है। तो साहब क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि सिस्टम में अगर एक भी आईडी नहीं आती है तो भी आखिरी आईडी जिस दिन आएगी ना, उसके बाद 150 दिन तक का बैकअप सिस्टम के पास रहता है। ये जो 30 ZRP जो मिंट हो रहे हैं ना, ये जा रहे हैं कहाँ पे, सीधी ट्रेजरी के अंदर। तो ये ट्रेजरी में से जाने के बाद में इकोसिस्टम में जो बट रहा है पैसा, उसके बाद भी यहाँ पे लिक्विडिटी पूल के अंदर कम से कम 150 दिन का बैकअप तैयार रहता है। और इस 150 दिन में सिस्टम कई सारे काम करता है जिसकी वजह से वापस एलपी में पैसा आ जाए और वापस टोकन की रेट स्टेबल हो जाए। अभी 150 दिन में करता क्या है, जैसे ही मैं आपको बताता हूं कंपाउंडिंग। अब वो क्या होता है अभी मैं इंजन्स बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक कंपाउंडिंग भी आपको थोड़ा समझा देता हूं। एक कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा फिगर है। कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि 8वां अजूबा, या कह सकते हैं कि ऐसा तिलिस्म जिसको कि अगर मैं बात करूं, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है। 1 रुपया अगर मैं रोज डबल करता हूं तो 5 दिन में मेरा 1 रुपया बन जाएगा 16, 10 दिन में बन जाएगा 512, 20 दिन में बन जाएगा 5,24,288, और करीब करीब 31 दिन अगर मैं उसी 1 रुपए के मल्टीप्लीकेशन को गिनूंगा, कंपाउंडिंग को गिनूंगा, तो करीब 107 करोड़ रुपए हो जाते हैं बॉस। कैसे, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, 8, 16, 32, 34,
128, 256, 512, 1024, ऐसे करते 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 अगर मैं हर दिन उस रेट को डबल कर रहा हूं, हर दिन उस पैसे को डबल कर रहा हूं, तो करीब करीब 31st डे जो होगा मेरे पास में 107 करोड़ रुपए होंगे। कैन यू बिलीव? नो, शायद नहीं हो रहा होगा ना ये। लेकिन इस कंपाउंडिंग को मैं बताने के लिए इसलिए आप उत्सुक हूं, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इनकम, दैट इज कंपाउंडिंग इनकम। और जैसे ही आप जोर प्रोटोकॉल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आप 1000 ZRP इन्वेस्ट किए, यानी कि $1000 आपने लगाए इस सिस्टम में और 1000 ZRP आपको मिले, तो कंपाउंडिंग पोटेंशियल कितना है? कंपाउंडिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका? यानी कि कंपाउंडिंग 425 दिन की अगर आप करते हैं, यानी कि करीब 14 महीने की आप कंपाउंडिंग, आप कोई पैसा नहीं निकाला आपने, जो आपकी आरओआई बन रही है उसको भी आप इसी में इन्वेस्ट करते गए, जो आपकी आरओआई बन गई उसको आप वापस डालते गए, तो यही पैसा आपका कंपाउंडिंग होते 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 $1000 का करीब 68,700 ZRP हो जाता है। ZRP की प्राइस अगर मैं $1 मानूं, तो आपने जो $1000 लगाए थे सिस्टम में, वो कंपाउंडिंग होते होते 425 दिन में आपको बन जाते हैं 68,700 ZRP। वाओ, व्हाट ए मैजिक, व्हाट ए मैजिक। चीज समझ में आ रही? लेकिन ये कब होगा? जब कंपाउंडिंग पे आप चलेंगे, आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा 425 दिन, यानी कि जो मेरा इनकम होगी उसको भी मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा, और 1000 ZRP मेरा अप्रोक्स क्योंकि टोकन की प्राइस नीचे भी जा सकती है, टोकन की प्राइस ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अभी जो मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूं, अभी जो मैं आपको इंजन्स बताने वाला हूं, उससे मे बी 99.9999% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 1000 ZRP आपका 68,700 तक जाएगा। अगर इसी को आप थोड़ा बड़ी रकम लगाते हैं, मान लीजिए 5000 लगाते हैं, तो करीब 3,43,500 ZRP हो जाएंगे। और अगर इसी को आप 10,000 ZRP तक ले जाते हैं, तो आपके पास में 425 दिन बाद 6,87,000 ZRP हो जाएंगे। और अगर $1 की कीमत रही, तो करीब करीब $6,87,000 आपके होंगे। और मान लीजिए यही बढ़ के $2 पहुंच गई प्राइस टोकन, तो आप सोच लीजिए आपके पास क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द कंपाउंडिंग। ये सिर्फ एक गणितीय उदाहरण है। असल नतीजे प्रोटोकॉल की शर्तें और सस्टेनेबिलिटी मैकेनिज्म पर निर्भर करते हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, पैसा लोगों से आना है, लोग पैसा लेकर आएंगे, लोग पैसा लेकर आएंगे तो लिक्विडिटी पूल में पैसा जाएगा। लिक्विडिटी पूल में जितने ज्यादा, मैं फिर कहता हूं, अगर एग्जैक्टली आपको ये सिस्टम चलाना, अगर बहुत लंबे समय तक पैसा बनाना है, तो ये ऊपर ऊपर वाला जो आप 1000 ZRP देख रहे हो ना, 1000, वहां तक का काम करो। आप $100 की आईडी, $500 की आईडी, $1000 की आईडी, अगर यहां तक का काम करते हैं, चलने दो ना, टीम आने दो, टीम। मैं अभी अपनी एलडीपी के अंदर बताया था, टीम और टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बहुत बड़ा गेम होता है। इसी तरह से अगर आप भी अब सोच के देखिए ना, आपने $1000 लगाया था सिस्टम में और आपको $68,700 मिल रहे हैं, क्या कम है? लेकिन $68,700 कब बनेंगे? जब लिक्विडिटी पूल में उतने जेडआरपी रहेंगे। और वो उतने जेडआरपी रखने के लिए हमें इन्वेस्टर्स कम, टीम ज्यादा बनानी है। हमें छोटे मकान वाले लोग लेके ज्यादा से ज्यादा आने हैं ना। अब मैं आपको बताता हूं एक और फंडा, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, तो एग्जैक्टली कंपाउंडिंग है क्या? 425 दिन की स्टैकिंग में भाग लेने वालों के लिए एक और फंडा है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड। लेकिन ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्या करता है साहब? ये योग्य प्रतिभागी, यानी कि जो इसको लेंगे, इस लॉन्ग टर्म बॉन्ड को जब आप लेंगे, कब लेंगे मैं अभी बताता हूं। लेकिन पूरे इसके अंदर क्या होता है, स्टैकिंग रिवार्ड टर्नओवर का अतिरिक्त 5% हिस्सा आप पा सकते हैं। अभी 1% अगर आप डेली ले रहे हैं और 30% आप महीने का ले रहे हैं, तो इसी के साथ में आपको 5% और एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप इस लॉन्ग टर्म बॉन्ड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि लंबे समय तक इकोसिस्टम का समर्थन करने वालों को इनाम देना। यानी कि ये 5% आपको एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा? क्योंकि आप कहीं कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिसकी वजह से
टोकन की प्राइस मेंटेन रहेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन किन में होगा? ये योग्य प्रतिभागियों यानी कि उन लोगों के बीच में होगा, उन आईडीज के बीच में होगा, उनके अनुपात में उनको बराबर, उनके आधार पे बराबर बराबर बांटा जाएगा। अगर आपने $100 की एंट्री लगाई है तो उसके लिए अलग आपको मिलेगा, 1000 की होगी तो अलग मिलेगा। अब ये होगा कब साहब? ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड खुलेगा कब? ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड मुझे 5% जो एक्स्ट्रा देने वाला, ये होगा कब? यह बॉन्ड तब खुलेगा जब टोकन का रेट $1 से नीचे आएगा। हेलो, मैं कह रहा हूं साहब, स्टेबलाइजर लगा रखा है। और खाली स्टेबलाइजर नहीं लगा रखा है, अब आपको ये चीज और बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जिसको मैंने कहा है LTB, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ये कब खुलेगा? जब टोकन $1 से नीचे जाएगा तब ये एक्टिव होगा। और जिन लोगों ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्हीं लोगों को 5% एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि लिक्विडिटी पूल जैसे ही कम होने लगेगा, तुरंत उस लिक्विडिटी पूल को भरने के लिए एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड नाम का एक ऑटोमाइज्ड सिस्टम चालू हो जाएगा। और उस समय में जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसकी वजह से, अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं साहब। $1 की रेट को मेंटेन करने के लिए कुछ इंजन काम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, लॉन्ग टर्म बॉन्ड। इसके अलावा भी तो कुछ चीजें होंगी। मैं आपको एक बात कह रहा हूं साहब, क्रिएटर ने जो दिमाग लगा दिया, हेड्स ऑफ सैल्यूट। क्या उसने दिमाग लगाया है कि रेट को नीचे आने नहीं देना है साहब। और रेट अगर नीचे नहीं आएगा, और मैंने अगर $1000 लगाए हैं या मैंने 1000 ZRP खरीदे हैं, तो 425 दिन बाद मुझे 68,700 या फिर 68,700 ZRP मेरे कंपाउंडिंग से बन जाएं, तो उसके लिए यहां पे कुछ इंजन काम करेंगे। पहला, सबसे पहला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्राइस स्टेबलाइजर फ्रेमवर्क काम करेगा। यानी कि 2 ZRP की मिंटिंग जो हो रही है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, कि जैसे ही आप स्टेक करते हैं अपने ZRP को, तो 30 तो चले जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर जहां से आपको रिवॉर्ड जनरेट होते हैं। और ये 2 ZRP जो मीटिंग होती है ना, वो इस प्राइस स्टेबलाइजर फ्रेमवर्क के लिए काम आती है। और आपके प्राइस को स्टेबल करने के लिए USDT बेचकर ZRP ले लेता है। कौन ले लेता है साहब? सिस्टम खुद, स्टेबलाइजर खुद ले लेता है। और इसी तरह से वो USDT और ZRP के बैलेंस को मैनेज कर लेता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म बॉन्ड खुल जाता है साहब यहां पे। और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है, यानी कि LTB लेने वालों को कंपनी टर्नओवर की ROI का 5% एक्स्ट्रा मिलता है। ये मैं बता चुका हूं आपको। अब सब मान लीजिए कि अगर लिक्विडिटी पूल के अंदर फंड कम हो गया, अगर लिक्विडिटी पूल के अंदर कमी हो गई है, और साहब हमारे जो इन्वेस्टर आ गए थे बीच में कुछ, उन्होंने यहां से लिक्विडिटी पूल में से बहुत सारा माल खींच लिया, तो क्या होगा? ये LTB खुल जाएगा। और इस LTB को खुलने के बाद में 5% एक्स्ट्रा कमाने वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। और साहब, $500 के इन्वेस्टमेंट से ये शुरू होता है। अगर मान लीजिए, सपोज 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 आपकी कोई टीम नहीं है, आपने किसी को नहीं जोड़ा है सिस्टम में, और आप अकेले यहाँ पे इस लॉन्ग टर्म बॉन्ड को ले लेते हैं, तो कंपनी टर्नओवर के ROI का 5% जो बटेगा ना, वो आप तक भी आएगा। यानी वो 30% तो आपको 425 दिन तक जो आ रहा है, महीने का आ रहा है साहब, वो तो आएगा, वो आपका हक है। लेकिन अगर LTB में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा भी आएगा, चाहे आपकी टीम है या नहीं है, चाहे आप X1 हो, X2 हो, X3 4 कुछ भी हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता। यहाँ पे उन सब लोगों को 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1% की रेट को मेंटेन करने के लिए ये इंजन भी काम करेगा साहब। अब $1 की रेट को मेंटेन करने के लिए कुछ और चीजें भी काम करेंगी। चलो हम उन पे भी बात कर लेते हैं। पर डे लिमिट, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, प्राइस को स्टेबल करने के लिए लीडर्स के पे आउट ऑटो मोड में $500 रोज की कैपिंग शुरू हो जाएगी साहब। शुरू में कुछ नहीं है, आप जितना आपका बन रहा है रिवॉर्ड, जितना आपका बन रहा है ROI, आप सब लो, एग्जैक्टली खूब मजे करो। लेकिन अगर, भाई ये वीवो कौन है जो ये कर रहा है स्क्रीन को? आप खुद यहां से डिलीट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको डिलीट कर दूंगा सिस्टम से। प्लीज ध्यान दीजिए, स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करना है। सॉरी। प्राइस स्टेबल करने के लिए लीडर्स के पे आउट से ऑटो मोड में $500 रोज की कैपिंग शुरू हो जाएगी। और ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा चुका है, ये किसी को मैनुअली करने की जरूरत नहीं है बॉस।
$1 की रेट नीचे आएगी तो 4 5 6 दिन है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगे इसको वापस बैलेंस करने के लिए। और पर डे की लिमिट जो है वो $500 की शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाले जो नए फ्रेशर्स जिनकी आरआई बन रही है उनको तो भैया पहले पैसा देना है। अब लीडर जो कि 10,000 15,000 20,000 पर डे डॉलर कमा रहा है उसकी कैपिंग 500 कर दी सिस्टम ने, तो उसमें गलत क्या है? और हाँ, ये भी तब तक के लिए कर दी जब तक कि डॉलर मेंटेन ना हो जाए। अब मान लो साहब $500 कर दी लेकिन उसके बाद भी $1 तक नहीं आ पा रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा? तो सिस्टम फिर अगला काम करेगा और आपके लीडर पे आउट बन रहे हैं उनको ऑटोमोट सिस्टम के अंदर 500 की जगह $200 रोज की कैपिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि कई सारे मैकेनिज्म लगा दिए गए हैं कि साहब या तो आप ये कर लो, आप तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, ये करोगे तो साहब हम ये कर देंगे। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा साहब। आप करो मत करो, आपका पे से कम हो जाएगा। आप करो या मत करो, आपका ऑटोमेटिकली $500 की कैपिंग लग जाएगी। आप करो या मत करो, स्टेबल करने के लिए $1 तक की रेट लाने के लिए $200 पर डे की कैपिंग शुरू हो जाएगी। फिर भी मैं तो कह रहा हूं एक काम कर लिया, दो कर लिया, तीन चार पांच इतने कर लिए, फिर भी साहब स्टेबल नहीं हो पाई रेट। क्योंकि इन्वेस्टर इतने आ गए थे साहब, इन्वेस्टर्स ने क्या किया, लिक्विडिटी पूल कुछ ज्यादा ही खाली करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फिर एक काम और होगा और वो आखिरी काम होगा। वो क्या होगा साहब? $1 की रेट को मेंटेन करने के लिए आरओआई को कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि प्राइस स्टेबल करने के लिए ऑटो मोड पे जो आ रही है आरओआई आ रही है आपको, चाहे तो वो 0.35% आ रही है, 0.40% आ रही है, 0.45 आ रही है या 0.50 आ रही है, जो भी आपने स्टैकिंग करी है जितने टाइम के लिए, उसमें से 0.05% आरओआई कम हो जाएगी। अब ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, प्लीज प्लीज ध्यान रहे, ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान रहे। रेट $1 आते ही सारे इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। कर लो, इन्वेस्टर लगा लो अपना जोर, कितना लगाओगे? कितने मैकेनिज्म लगा दिए साहब, कितने इंजन लगा दिए $1 पे रेट लाने के लिए। और क्या क्या बंद हो जाएगा? अब मान लीजिए आपने एलटीवी यानी लॉन्ग टर्म बोनस जो बॉन्ड जो था, वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा साहब। विड्रॉल लिमिट जो आपकी लगा दी गई थी $200 $500, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। कैपिंग लगा दी थी आपकी, वो भी आपकी बंद हो जाएगी। आरओआई जो आपकी 0.5% कम कर दी थी, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि इतनी सारी चीजें जब आपके सामने आई हैं, क्या इसलिए नहीं आई है कि आपकी $1 की रेट मेंटेन रहे? मुझे नहीं लगता कि इस पूरे प्लान के अंदर कहीं भी $1 से नीचे जाएगा। ट्रांसपेरेंसी चेकलिस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं साहब एक बार। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भरोसा है। अब वो कैसे है? सब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है साहब, हमारे टोकन कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, स्टेकिंग प्लान वेरीफाइड है, प्राइस स्टेबलाइजर कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, टोकन ऑनरशिप छोड़ दी गई है, प्लान ऑनरशिप छोड़ दी गई है, एलपी टोकन बर्न किए जाए जा रहे हैं। जैसा भी आएगा, जितने एक्स्ट्रा टोकन वहां पे पहुंचेंगे वो टोकन बर्न होंगे। डेडिकेटेड प्राइस स्टेबलाइजर रिजर्व फंड हमारे पास में हमेशा मौजूद रहेगा। पब्लिक ब्लॉकचेन पे यानी पॉलीगॉन के ऊपर जाके आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और स्टेनेबल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क, यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो धमाके। नाउ अब रिवॉर्ड्स के ऊपर दोस्तों, यह कम्युनिटी ग्रोथ पर रिवार्ड मिलता है। यानी कि आप जब अपनी टीम बनाओगे तो कैसे कि मान लीजिए कम्युनिटी की स्टैकिंग पर मिलने वाले रिवार्ड 10% आपको दिया जाएगा, यानी कि 10% डायरेक्ट। कैसे मिलता है देखेंगे हम इसको। कि मान लीजिए डायरेक्ट रेफरल का विड्रॉल $100 है, किसी का भी आपका डायरेक्ट का। मान लीजिए मैंने किसी को जोड़ा, वो मेरा डायरेक्ट है, उसका अगर $100 का विड्रॉल है तो उस डायरेक्ट स्पॉन्सर रिवॉर्ड मुझे $10 आएगा। मान लिया किसी ताज भाई को मैंने जोड़ा, ताज भाई ने अगर $100 का विड्रॉल लगाया है तो उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर रिवॉर्ड यानी कि $10 मुझे आएगा। कम्युनिटी के और एक्टिव भागीदारी को बढ़ावा देना, यही पर्पज है इस कम्युनिटी ग्रोथ रिवार्ड का, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड, यानी कि डायरेक्ट 10%। मुद्दे की बात सीधी सीधी सी ये है। नंबर 2, रैंक रिवॉर्ड। दोस्तों ये जो रैंक रिवॉर्ड है ये पूरी तरह से टीम बिजनेस पे बेस्ड है। अगर आपकी टीम, मेरे A B C D, मान लीजिए मैंने 4 लोगों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया,
उन चारों ने मिलकर और $5,000 का बिजनेस कर दिया तो मुझे 10% रैंक कमीशन आएगा। 10% किसका? उनको जितनी आरओआई जा रही है उसका 10% मुझे आएगा साहब। लेकिन मुझे एक डायरेक्ट रिक्वायर्ड है, एक डायरेक्ट की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 4-5 कर चुका हूं, उन्हीं के टीम बिजनेस से तो मुझे पैसा आ रहा है। लेकिन हाँ, मेरा सेल्फ एक्टिवेशन कम से कम $100 का होना चाहिए। अब साहब वही एबीसीडी अपने साथ में ईएफजीएच को ले आ गए, तो हमारी गई एबीसीडी ईएफजीएच, तो सब 8 लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, $20,000 का बिजनेस कर दिया, तो मुझे रैंक मिलेगा X2। और X2 मिलने पे 20% मुझे रैंक कमीशन आएगा, यानी कि उनकी जितनी आरओआई जा रही है उनकी आरओआई का 20% मुझे आएगा साहब। और इसके लिए 2 रिक्वायर्ड डायरेक्ट, और मेरा कम से कम $250 का बिजनेस खुद का सेल्फ होना चाहिए। इसी तरह से एबीसीडी ईएफजी, ये तो साहब मेरी टीम बनी चुकी थी, लेकिन जीएचआई जेके एलएमएनओ भी आ गए। आ जाओ आ जाओ, सबको चाहिए पैसा, किसको नहीं चाहिए। जितने लोग आते जा रहे हैं, मेरी टीम बनती जा रही है, मेरी टीम बढ़ती जा रही है, मेरे डायरेक्ट डायरेक्ट के डायरेक्ट डायरेक्ट के डायरेक्ट, यानी कि मेरी पूरी टीम, मेरे नीचे जितना स्ट्रक्चर लग रहा है और वो $60,000 का बिजनेस क्रिएट करता है, तो उससे 30% मुझे आएगा उनकी आरओआई का आरओआई। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा। मान लीजिए कि मैं X4 बन गया और $1,80,000 का बिजनेस मेरी टीम ने कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है साहब कि $1,80,000 का डॉलर, यानी कि मतलब 40% पे मैं आ गया, तो मेरे नीचे वाले कुछ 20% पे होंगे, कुछ 10% पे होंगे, कोई 30% पे होंगे। तो मेरी टीम के अंदर जो 10% पे होंगे उनसे मुझे 30% आएगा, जो 20% पे होंगे उनसे मुझे 20 आएगा, जो 30% पे होंगे उनसे मुझे 10% आएगा। और मान लीजिए सपोज मेरी में मेरा कोई भी डायरेक्ट 40 की जगह 40% पे आके खड़ा हो गया, यानी मेरा और उसका रैंक लेवल मैच हो गया, तो फिर यह होगा जनाब कि मुझे उससे रैंक कमीशन तो नहीं आएगा, लेकिन उसका जितना भी डायरेक्ट बिजनेस होगा, यानी उसका सेल्फ एक्टिवेशन जो होगा ना, उसकी जितनी भी आरओआई बन रही है उसका 40% मुझे डायरेक्ट आएगा। यानी यहां भी कुछ खाली हाथ नहीं रहूंगा मैं, यहां भी मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और इसी तरह से X5, 6, 7, 8 तक तो आप सिंगल लेग से जा सकते हैं। अगेन आई रिपीट, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी लेग ओपन करनी है। आप X1 2 3 4 5 6 7 8 तो आप सिंगल लेग से जा सकते हैं, लेकिन 9, 10 और 11 के लिए आपको कम से कम 9th रैंक के लिए, 9th X9 बनने के लिए 2 लोगों को X8 बनाना पड़ेगा। X10 बनने के लिए 2 लोगों को X9 बनाना पड़ेगा, और X11 बनने के लिए 2 लोगों को X10 बनाना पड़ेगा। और ये पूरी प्रक्रिया के अंदर आप 94% तक रैंक कमीशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप X11 बन गए और कोई भी बंदा आपने नया जोड़ा, तो उस नए बंदे से डायरेक्ट 94% उसकी आरओआई का, जितनी उसको आ रही है उसका 94% कमीशन आपको आएगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो नाउ प्रेसिडेंट क्लब। अभी प्रेसिडेंट क्लब क्या करता है साहब, ये ऐसा क्लब है जहां पे आप पहुंचने के लिए हर जॉर्ब का बंदा जोर लगाएगा, हर जॉर्ब वाला सम्मान महसूस करेगा इस क्लब के अंदर जाने के लिए। और इस क्लब में जाने की क्वालिफिकेशन है कि X11 रैंक का अचीवर अपने 2 लेग में X11 और कर लेता है। यानी कि X11 जब आप हैं और आपने अपने ए और बी जो आपके डायरेक्ट हैं उन दोनों को भी आप X11 तक लेके आ गए, यानी कि आपका गैप कमीशन खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आप यहां पे एंटर कर जाते हैं प्रेसिडेंट क्लब के अंदर। और ये प्रेसिडेंट क्लब के जो बेनिफिट है वो क्या है साहब, कंपनी टर्नओवर के स्टैकिंग रिवार्ड का, कंपनी टर्नओवर के स्टैकिंग 16% इसमें आता है, जिसका नाम है प्रेसिडेंट क्लब। और इस क्लब के अंदर जितने भी अचीवर्स होंगे उसके अंदर ये बराबर बराबर बटेगा। बड़े बोल तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक कैलकुलेशन के हिसाब से किसी से मेरी बात चल, तो उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट क्लब के अंदर आने वाला अचीव करीब करीब 120 करोड़ रुपए महीने का कमा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा टास्क है प्रेसिडेंट क्लब। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते हर वक्त आपको सिर्फ जॉर्ब के बारे में सोचना और समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई पैसा लेके भाग जाएगा, हो ही नहीं सकता। यहां से कोई पंपिंग डंपिंग कर देगा, हो ही नहीं सकता। यहां पे आपके प्राइस को मेंटेन रखने के लिए इतने सारे इंजन लगा दिए हैं कि आपको $1 से नीचे कभी आने का सवाल नहीं उठता।
आपकी लीडरशिप और आपके इकोसिस्टम में योगदान के लिए आपको ये रिवार्ड मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट क्लब। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे बात कर लेता हूं, लास्ट 2 मिनट। ज़ोर प्रोटोकॉल के अंदर टोकन सेल 5% आपका कटेगा हर 5 टोकन के सेल पे, बाय पे नहीं, सेल पे। आप जितने टोकन बेचेंगे आपको 5% की कटौती होगी, और ये जो 5% है यही क्रिएटर की कमाई है। अगेन आई रिपीट, क्रिएटर खाली हाथ तो नहीं जाएगा ना साहब, उसने अगर इतना कुछ बनाया है तो कहीं तो उसको भी पैसा चाहिए। मैं आपको खुली तौर पे बताता हूं कि यहां पे जो ये 5% आपको दिख रहा है, ये टोकन सेल का 5% क्रिएटर को जाएगा। रिवॉर्ड, सभी इंस्टेंट रिवॉर्ड पर 20% का डिडक्शन रहेगा। इंस्टेंट रिवॉर्ड मतलब आपने जैसे ही आपका रिवॉर्ड जनरेट हुआ और आपने उसको निकाला तो आपको 20% कट के मिलेगा। अगर रिवॉर्ड 30 दिनों के बाद निकाले तो 5% ही कटेगा, और अगर 60 दिनों के भीतर आप रिवॉर्ड निकालेंगे तो कोई कटौती नहीं होगी और आपका जितना भी रिवॉर्ड बना है वो पूरा का पूरा मिलेगा। प्रिंसिपल विड्रॉल के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग मतलब जो 24 घंटे वाली थी, उस 24 घंटे की स्टैकिंग में मूल राशि निकालने पर आपको 20% की कटौती होगी, क्योंकि उसमें से 20% कट करके और सिस्टम बांट चुका है। देन इसके बाद में अगर फ्लेक्सिबल स्टैकिंग में आप नहीं जाते हैं और फिक्स्ड स्टैकिंग में जाते हैं तो वहां पे कोई पैसा नहीं कटेगा प्रिंसिपल विड्रॉल पे। प्रिंसिपल विड्रॉल की बात कर रहा हूं। अगर आप रिवॉर्ड विड्रॉल करते हैं तो इंस्टेंट पर 20% कटेगा, 30 दिनों के अंदर 5% कटेगा, और 60 दिनों के भीतर निकाले जाने वाले पे ओनली 0%। विड्रॉल की लिमिट में आपको बता दूं, मिनिमम विड्रॉल लिमिट है $10, यानी कि $10 आपका होगा तो ही आप विड्रॉल लगा सकते हैं। सो नाउ जोर प्रोटोकॉल कंबाइंस स्टैकिंग रिवॉर्ड, कंपाउंडिंग, leadership incentives, treasury management, price stability, transparency, decentralized community growth, and final message is this: build your transparency, design for sustainability, powered by community. So my dear friends, मैंने कोशिश करी है आप लोगों को एक साफ सुथरे कॉन्सेप्ट को दिखाने की। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक बेहतरीन ढंग से सादे सादे शब्दों में आपको मैं कुछ दिखा सकूं, बता सकूं ज़ोर के बारे में। अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो सकता है, देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई शो दिस प्लान, दिस इज द फर्स्ट टाइम। और सबसे बड़ी चीज है कि काफी मेहनत लगी है इसको हिंदी में डेवलप करने के लिए, फिर भी मैंने कोशिश करी है मेरी टीम को बिठा के कि मैं इसको हिंदी में डेवलप करवा पाऊं। एंड शायद मैं उसके अंदर कुछ सफल भी रहा हूं। सो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन शायद समय अब इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय मैंने खींच लिया। नाउ डॉक्टर अशोक कुमार, थैंक यू सर। थैंक यू ओवर सर। टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने की।